Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica Ellawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ पे हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं ऑफ इग्नू स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर सेकेंड ईयर क्लिनिकल साइकोलॉजी। एंड आपका MPCE 011 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे MPCE 012 विच इज साइको डायग्नोस्टिक्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो पेपर पिक किया है वो है दिसंबर 2024 का, एंड यहाँ पे आज हम इसको शुरू करने वाले हैं। ओके, सो अगेन ये आपका 2 आवर्स का है सेम, एंड 50 मार्क्स का है। ओके, डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में 450 वर्ड्स में हमें आंसर करना है एनी 2 क्वेश्चंस, बट हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जितने हैं 4 क्वेश्चंस हैं वो सभी यहाँ पे फुली सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फोकस, गोल्स एंड अजम्पशंस ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट। कि जो बिहेवियरल असेसमेंट्स होती हैं उनके क्या फोकस, किस चीज़ पे फोकस होता है उनका, उनके क्या गोल्स होते हैं एंड क्या अजम्पशंस लेके वो चलते हैं, वो हमें डिस्क्राइब करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, सो सबसे पहले हम करेंगे फोकस। बिहेवियरल असेसमेंट का फोकस किस चीज़ पे रहता है, ठीक है। तो दिस इज दिस इज योर सेक्शन ए। एंड इसमें हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बिहेवियरल असेसमेंट के हमें फोकस, गोल्स के बारे में बात करनी है एंड अजम्पशंस के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे फोकस ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट की बिहेवियरल असेसमेंट का फोकस किस चीज़ पे होता है। ओके, अब देखो जो हमारा बिहेवियरल अप्रोच है वो ये देखता है कि जो हमारे डिसऑर्डर आ रहे हैं, बिहेवियर रिलेटेड डिसऑर्डर आ रहे हैं, वो किस टाइप के मोड में एक्सप्रेस हुए हैं, ठीक है। कुछ डिफरेंट टाइप के मोड्स होते हैं जिनमें कि हमारा जो बिहेवियर का डिसऑर्डर होता है वो एक्सप्रेस हुआ होता है, ठीक। ये मोड कैसे हो सकते हैं, ओवर्ट बिहेवियर टाइप के हो सकते हैं कि जहाँ पे हम ओवरली कुछ बिहेव कर रहे हैं, मे बी रिपीटेडली टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, या कॉग्निशन रिलेटेड हो सकते हैं जिसमें कि हमें समझने में कुछ दिक्कत आए। फिजियोलॉजिकल स्टेट्स होते हैं, हो सकता है जिसमें कि हमारी जैसे बॉडी के टेम्परेचर में इन सब चीज़ों में इश्यूज आए, ठीक है। या फिर वर्बल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में हो सकता है कि जैसे हमें बोलते टाइम जो है दिक्कतें हैं हमारे बिहेवियर में, ठीक। तो फोकस की जब बात करते हैं बिहेवियरल असेसमेंट का जो फोकस रहता है वो रहता है कि हमारे जो बिहेवियर डिसऑर्डर हैं दे आर एक्सप्रेस्ड इन विच वेराइटी ऑफ मोड, इन विच मोड, ठीक है। इनका जो फोकस है focus is on in which mode the behavioral disorder is expressed, ठीक है। जो बिहेवियर का जो डिसऑर्डर है, बिहेवियरल डिसऑर्डर, वो कैसे एक्सप्रेस्ड है, यानी कि आपको देख के किस चीज़ में इशू लग रहा है, कि किस बिहेवियर में जो इशू आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है बेसिकली, ठीक है। एंड ये मोड्स कौन कौन से हैं, मोड्स कौन कौन से हो सकते हैं, या तो हो सकता है ओवर्ट बिहेवियर,
ठीक है, ओवरली किसी चीज़ का एक्सेसिव बिहेवियर किसी चीज़ में आ रहा है, जैसे कि एक्सेस में कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है रिपीटेड तरीके से, है ना। देन कॉग्निशन का मोड हो सकता है जिसमें कि समझने वगैरह में, एक्सप्रेस समझने में, थॉट प्रोसेसिंग में, इन सब चीज़ों में इशू आ रहा हो, वो उसके बिहेवियर से झलक रहा हो किसी इंसान के। देन उसकी फिजियोलॉजिकल यानी कि हार्ट बीट तेज हो जाना, उसके स्वेटिंग होना, टेम्परेचर चेंज होना बॉडी का, इस टाइप के अगर आपको नज़र आ रहे हैं चीज़ें जिसको, तो वो बिहेवियरल डिसऑर्डर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये कौन कौन से मोड्स नज़र आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आपका फोकस। ये बिहेवियरल असेसमेंट उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आगे चलती है। ठीक है, तो वर्बल एक्सप्रेशंस में अगर किसी को दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो जो बिहेवियरल असेसमेंट होती है वो ये देखती है कि इंसान का जो डिसऑर्डर है वो इनमें से कौन से मोड में फॉल कर रहा है। ठीक है, एंड देन उसी के आधार पे वो फिर उसकी असेसमेंट की स्ट्रेटेजी बनाती है। ठीक है, अगर ओवर्ट बिहेवियर में फॉल करेगा डिसऑर्डर तो उसके लिए एक अलग असेसमेंट होगा। ठीक है, से असेसमेंट एक्स है, कॉग्निशन से रिलेटेड कोई होगा तो उसके लिए असेसमेंट वाई बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक मोड के लिए अलग असेसमेंट बनाएंगे। रीज़न क्या है कि अगर सपोज किसी को पर्सन को है कोई एंजाइटी का इशू है, ठीक है, एंड वो एंजाइटी का इशू उसको इसलिए हो जाता है कि उसको समझ नहीं आती चीज़ें। ठीक है, उसको कॉग्निशन का इशू है, राइट। तो अगर कॉग्निशन का इशू है और हम उसकी जो असेसमेंट करने बैठ जाएंगे ऑफ सोशल स्किल्स, तो क्या उससे कुछ लाभ मिलेगा? नहीं। ठीक है, तो कोई भी डिसऑर्डर जो हो रहा है वो किस मोड की वजह से हो रहा है वो हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो अगर किसी को एंजाइटी है ड्यू टू लैक ऑफ सोशल स्किल्स, तो हम उसके असेसमेंट कर सकते हैं अबाउट असेसिंग द पुअर सोशल स्किल्स, एंड देन हम उसको उसी तरीके की ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसकी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक, या फिर और इसी टाइप के एग्जांपल्स हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि जिसमें एक मोड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सी असेसमेंट क्लाइंट को दी जाएगी, एंड देन उसका उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट होगा। ओके, सो द मेन की वर्ड हेयर अबाउट द फोकस ऑफ बिहेवियरल असेसमेंट इज बेसिकली मोड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है आपका गोल्स। अच्छा, इसमें फोकस में एक और चीज मोड्स में कि अगर किसी को किसी एक पर्टिकुलर मोड की वजह से प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसकी वजह से उसका कोई दूसरा मोड भी इम्पैक्ट हो रहा हो। ओके, जैसे ओवर्ट बिहेवियर, अगर ओवर्ट बिहेवियर की वजह से किसी को इशू आ रहे हैं, ठीक है, वो बार बार रिपीटेडली कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है कि बाद में उस साथ के साथ उसके फिजियोलॉजिकल स्टेट में भी कुछ इशू आए। ठीक है, कि अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा है कोई पर्टिकुलर टास्क जो उसे रिपीटेडली करना है, तो हो सकता है उसकी हार्ट बीट तेज हो जाए, उसको स्वेटिंग वगैरह होने लग जाए, है ना। या फिर हो सकता है कि उसको वर्बल एक्सप्रेशंस की इश्यूज आने लग जाएं। तो ये जो आपके मोड्स हैं ये एक दूसरे को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कि एक के साथ दूसरा मोड भी कहीं ना कहीं इसमें प्रेजेंट हो सकता है। तो इसलिए जो थेरेपिस्ट होते हैं उनको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि भाई कौन से मोड की वजह से कि कौन सा और दूसरा मोड जो है वो इम्पैक्ट हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली असेसमेंट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू गोल्स। ओके, नाउ इनके गोल्स हम करेंगे। तो गोल्स अब आप, हो सकता है आपने खुद भी अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में या इंटर्नशिप्स वगैरह में असेसमेंट किए हों, है ना। तो उस असेसमेंट का हमारा गोल क्या होता है? गोल बेसिकली ये होता है कि हमें उस असेसमेंट के द्वारा ये पता चल जाए कि जो पेशेंट है, क्लाइंट है, उनको किस किस चीज़ में दिक्कत आ रही है ना। हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ और एक केस बना पाएँ कि ये जो है पर्टिकुलर इश्यूज आ रहे हैं, एंड देन थेरेपिस्ट जो है वो उनको ट्रीट कर पाए, कुछ ना कुछ उनमें जैसे इंटरवेंशन दे पाए, कुछ लर्निंग प्रिंसिपल्स ऐड ऑन कर पाए। ठीक है, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिले आगे इस इशू में। तो बेसिकली क्या है
कि मेन गोल क्या हो गया कि हमें असेस करके ये आइडेंटिफाई करना है कि जो पेशेंट है वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, हमें केस फॉर्म करना है और हमें ट्रीटमेंट के लिए उससे हेल्प करना है। ठीक है, सो द बेसिक गोल्स क्या होंगे? आइडेंटिफाई what difficulties client is facing, ठीक है, देन केस फॉर्म करना है, केस फॉर्मुलेशन, एंड देन हमें इंटरवेंशन देनी है, यानी कि कोई थेरेपी जिससे कि पेशेंट जो है उसको हेल्प मिले। ठीक है, पोटेंशियली इफेक्टिव इंटरवेंशन हमें करनी है, पोटेंशियली इफेक्टिव ऐसी थेरेपीज जो कि पोटेंशियली उनको हेल्प कर पाए ओवरकम करने में। ठीक है, ये हमारे मेन गोल हो गए। अब इन गोल्स को अगर फर्दर ब्रेक डाउन करें तो प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? जो हमारा फर्स्ट गोल है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, वो कैसे की जा सकती है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि इंसान के सामने वो कौन सा स्टिमुलाई रखा जाता है जिसके प्रति उसका बिहेवियर ऐसा आता है। ठीक है, क्योंकि ये बिहेवियरल इश्यूज की बात चल रही है, तो बिहेवियर हमारा क्या होता है? रिस्पॉन्स टू एन स्टिमुलाई। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि कैसा बिहेवियर आ रहा है, एंड स्पेशली साथ में कौन सा स्टिमुलाई उस टाइम पे प्रेजेंट है जिसकी वजह से इंसान वैसा एबनॉर्मल कुछ बिहेवियर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद उस बिहेवियर को करने से क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसको झेलने पड़ रहे हैं, ये सब हमें पता करना है। ठीक, उसके अलावा हमें क्या पता करना है? हमें कुछ ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स यानी कि जो कि इंसान के अपने खुद के होते हैं, ओरिजिनल चीजें। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स जिसमें कि उसकी लर्निंग हिस्ट्री वगैरह हमें पता करनी है कि कैसा उसका बचपन रहा होगा, क्या क्या उसने लर्न किया है, एंड फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स हमें पता करने हैं कि भाई क्या क्या उस बिहेवियर के दौरान इंसान को फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स या चेंजेस उसकी बॉडी में आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो एक पहला इसमें मेन स्टेप है, इट इज़ वेरी क्रूशियल स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे दिक्कत आ जाती है, यहाँ पे सही से आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है, तो देन आगे की चीज़ें भी जो है सही से कैरी आउट नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम ठीक आइडेंटिफाई नहीं की तो इंटरवेंशन भी ठीक से नहीं आएगा। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि कौन सा बिहेवियर जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। ठीक, उसके बाद ये जो बिहेवियर है ये कौन से स्टिमुलाई की वजह से आ रहा है? ठीक है, कौन कौन से स्टिमुलाई उस टाइम पे पड़े हैं, उसके आसपास प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये जो बिहेवियर है ये निकल के आ रहा है। ठीक है, स्टिमुलाई हमें देखने पड़ेंगे। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट और क्या हमें पता लगाना है कि क्या कॉन्सिक्वेंस रहेगा, है ना? ये मैं सारे बता चुकी हूँ अभी आपको। ये जो बिहेवियर परफॉर्म किया इसका क्या कॉन्सिक्वेंस रहेगा, यानी कि क्या तो एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा या क्या इंसान पे खुद पे असर पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस। एंड देन हम दो ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल देखने हैं। ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल में क्या आएगा? इंसान का अपना पर्सनल चीज़ आती है जिसमें कि उसकी जैसे कि लर्निंग हिस्ट्री हो गई। ठीक है, कि बचपन में उसकी जो लर्निंग है, उसकी जो कंडीशनिंग है वो कैसे हुई है। एंड देन हम और क्या देखेंगे? फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स में कि बॉडी में उसके जो है फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं
जब वो वैसा बिहेवियर कर रहा है तो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था थोड़ी देर पहले कि अगर सपोज कोई रिपीटेडली टास्क परफॉर्म कर रहा है, ओवर्ट बिहेवियर शो कर रहा है, तो हो सकता है उस टाइम पे उसके बॉडी में कुछ और चेंजेस भी आए, जैसे हार्ट बीट तेज हो जाना, स्वेटिंग होना। तो इस टाइप की फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स जो हैं वो कौन कौन से दिखते हैं जब इंसान वो एबनॉर्मल बिहेवियर परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मिलके ही ठीक तरीके से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का पार्ट बनती हैं। एंड देन फिर जो है आपका केस फॉर्मुलेशन होता है, ठीक। एंड इसी के आधार पे फिर बिहेवियरल इंटरवेंशन होती है, जिससे कि क्लाइंट को आगे फर्दर हेल्प मिलती है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में था कि क्या अजम्पशंस हैं। सो लेट्स सी दैट। ओके, सो अब हमें देखना है कि क्या अजम्पशंस हैं बिहेवियरल असेसमेंट्स की। ओके, so now assumptions। अब सबसे पहले तो assumptions यही है कि कोई हमारा जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, इट इज इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, ठीक है। सो इसका कोर assumption क्या होएगा, द कोर assumption इज दैट कि बिहेवियर कैन बी मोस्ट इफेक्टिवली अंडरस्टूड by focusing on preceding in events and resulting consequences, यानी कि antecedents and consequences का इसमें बहुत बड़ा रोल आता है, ठीक है। तो जो हमारा core assumption है एक्चुअली, वैसे लिखने को हम फर्स्ट इसमें लिखेंगे, बट दिस इज द core assumption कि बिहेवियर जो है इट डिपेंड्स ऑन एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। एंटीसीडेंट्स क्या होते हैं, जो कि हमारे प्रीवियस यानी कि प्री इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इट फोकसेस ऑन एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। एंटीसीडेंट्स हो गए आपके जो प्रीसीडिंग है, यानी कि कोई भी बिहेवियर आया उससे पहले क्या चीज हुई थी, ठीक है। प्रीसीडिंग इवेंट आते हैं इसमें, और इसमें क्या आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस में, तो रिजल्टिंग इवेंट्स होते हैं, ठीक है। यू नो इट, रिजल्टिंग इवेंट्स, ठीक है। तो इन दोनों टाइप के इवेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अगर एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ है तो उससे पहले क्या इवेंट था जिसकी वजह से वो ट्रिगर हुआ है, एंड उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट आया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़, ये एक सबसे बड़ी कोर अजम्पशन है आपकी बिहेवियरल असेसमेंट की, ठीक है। देन योर नेक्स्ट अजम्पशन इज कि ये, जैसे मैंने बताया कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ये स्टिमुलाई पे डिपेंड करता है कि क्या रिस्पॉन्स रहेगा इंसान का, क्या बिहेवियर रहेगा, ठीक है। सो इट behavioral assessment places emphasis on situational determinants of behavior. These assessments they emphasized, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, emphasized on situational determinants of behavior। अगेन उसी टाइप की लाइन है जो पहले लिखी कि कैसे सिचुएशन है, एंटीसीडेंट्स टाइप ही बात आएगी इसमें, लेकिन फिर भी सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स थोड़े से और भी ज़्यादा हो सकते हैं कि उस टाइम पे और किस किस टाइप के स्टिमुलाई प्रेजेंट हैं, क्या कंडीशन है, ठीक है। तो सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स क्या है उस टाइम पे बिहेवियर के, वो देखने बहुत ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट क्या असम्पशन हो सकती है कि कैसे, अगेन दिस इज हाउ द पर्सन इंटरेक्ट, ठीक है, सिचुएशनल डिटरमिनेंट्स के साथ साथ। अब ये तो हो गई कि कैसे प्रेजेंट है, अब इंसान कैसे उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट इज अनदर अजम्पशन।
क्लियरली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होना चाहिए वो, ठीक है। क्लियरली ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट इन अ वे अ पर्सन इंटरेक्ट्स विद हिज और हर एनवायरमेंट। क्लियरली ऑब्जर्वेबल होना चाहिए ये बिहेवियर, क्लियरली ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स in a way a person interacts with his or her environment, ठीक है। अब ये तो बात अभी तक हो गई कि शुरू की कि कैसे वो चीज़ों के साथ करता है इंटरैक्ट वगैरह, ठीक है। अब हम ठीक है, अब इसमें हमने क्या क्या देखा, एक तो ये कि जो बिहेवियर है वो क्लियरली ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, ठीक है, कैसे इंसान इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। एक हमने देखा सिचुएशनल डिटर्मिनेंट विच इज योर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, कि एनवायरनमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है इंसान को बिहेव करने के लिए, ठीक है। एक हमने देखा कि उसके एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके बेसिस पे जो है इंसान का बिहेवियर। अब हम देखेंगे बिहेवियरल जो असेसमेंट है वो ये भी साथ में अज्यूम करती है कि जो हमारा बिहेवियर होता है वो फिक्स नहीं होता, इट इज़ चेंजेबल। क्यों? क्योंकि अगर हम सपोज री कर रहे हैं या पनिशमेंट्स दे रहे हैं तो बिहेवियर इज टेंड टू बी चेंज, राइट। वी कैन लर्न बिहेवियर, ठीक। ये एक अनदर अजम्पशन है कि अगर तभी तो जब हमने गोल्स की बात की तब मैंने बताया था ना कि उसमें ये भी देखना है कि उसकी बचपन में लर्निंग्स कैसी थी, लर्निंग हिस्ट्री कैसी थी इंसान की, ठीक है। सो असेसमेंट के दौरान ये भी एक उसकी अजम्पशन आ जाएगी कि चेंजेबल नेचर ऑफ बिहेवियर, ठीक है, चेंजेबल नेचर ऑफ बिहेवियर, यानी कि वो क्या मानते हैं कि बिहेवियर इज नॉट फिक्स्ड, और ये चेंज कैसे हो सकता है, थ्रू या तो कंडीशनिंग वगैरह जो होती है, रीइंफोर्समेंट्स होती है, ठीक है, एंड देन पनिशमेंट होती हैं, राइट। इस तरीके से जो है बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, तो ये भी इसकी एक अनदर अजम्पशन है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एम्पेरिकल वैलिडेशन, ठीक है, एम्पेरिकल वैलिडेशन। जो ये जो असेसमेंट के तरीके होते हैं, असेसमेंट क्या मतलब टेस्ट करना, चेक करना, है ना, तो एम्पेरिकली यानी कि साइंटिफिकली, ठीक है, वैलिडेटेड किए जाते हैं। ये जो भी हमारी असेसमेंट होती हैं, इनकी जो टेक्निक्स होती हैं, इंटरवेंशंस होती हैं, ये एन नंबर ऑफ रिसर्चेज एंड डेटा एनालिसिस से गो थ्रू ही होती हैं, तब जाके हम ये निकालते हैं। जैसे कोई भी बिहेवियरल से रिलेटेड स्केल जो हम यूज़ करते हैं, या टेस्टिंग के लिए कोई भी आप क्वेश्चनियर यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो वो जो क्वेश्चनियर है, वो जो स्केल है, वो एम्पेरिकली वैलिडेटेड होता है, टेस्टेड होता है, पूरा रिसर्च के थ्रू वो बनाया जाता है एंड रिलायबल होता है, तभी हम उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द अजम्पशन, ठीक, कि एम्पेरिकल वैलिडेशन उसमें होता है। देन एक और चीज़ इसमें आती है कि इट इज़, ये जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बिहेवियरल असेसमेंट, इट रिकॉग्नाइजेस कि बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो हैं दे आर ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व मल्टीपल एस्पेक्ट्स। जैसे मैंने बताया पहले भी कि एक मोड के साथ दूसरा मोड भी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो इट यूटिलाइजेस वेरियस डिफरेंट मेथड्स टू असेस डिफरेंट फेसेट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे थेरेपिस्ट को जो है हर तरीके से जो है कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए बिहेवियर की ये असेसमेंट्स डिज़ाइन की जाती हैं। तो वन ऑफ द असम्पशन वुड बी इट इज़ मल्टी मॉडल, ठीक है। मल्टी मॉडल मैंने बताया था ना कि मॉडल इज फ्रॉम मोड, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। तो एक से ज़्यादा मोड्स जो है एक टाइम पे इफेक्ट हुए हो सकते हैं एक दूसरे की वजह से, ठीक। मल्टी मॉडल एंड मल्टी पैरामीटर अप्रोच फॉलो की जाती है इसमें। मल्टी पैरामीटर आप लिखें तो लिख लें, वरना इसको
रहने भी दे सकते हैं, बट मल्टी मोडल अप्रोच आप लिखें, ठीक है, जो अभी हमने आपके फोकस वाले टाइम पे भी पढ़ी थी मोड्स के बारे में, ठीक है, कि एक मोड जो है वो दूसरे मोड को इफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए जो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी बनती है बिहेवियर की, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक थेरेपिस्ट को जो है हर तरीके से एसेस करना पड़ता है। द थेरेपिस्ट हैज टू एसेस डिफरेंट फेसेट्स, ठीक है, ऑफ द प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। क्यों? क्योंकि बिहेवियर जो है वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, इट ड्यू टू द मल्टी मोडल नेचर, ठीक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इसका अजम्पशन होता है कि ये जो बिहेवियर है ये ऐसा नहीं है कि आज एसेस कर लिया उसके बाद भाई ठीक है, उसके बाद कभी ट्रीटमेंट दे दी एंड देन बाद में एसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, बिहेवियर को क्या है कि ओवर द टाइम असेसमेंट की जरूरत होती है, ठीक है, टिल अ पर्टिकुलर टाइम इज रीच्ड। इससे क्या होता है कि पता चलता रहेगा, ट्रैक होता रहेगा कि क्या क्या जो है इंटरवेंशन इफेक्टिव हुई है नहीं हुई है। अगर इंटरवेंशन सपोज करो एक काम ही नहीं कर रही है, उल्टा नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं, तो उसको चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। सो अनदर इंपॉर्टेंट assumption इज emphasis on periodical assessment, ठीक है। इसमें क्या होगा कि रिपीटेड मेजरमेंट्स ओवर द टाइम चेक किए जाते हैं। ओवर द टाइम असेसमेंट कह सकते हैं, ओवर द टाइम पीरियड जो भी असेसमेंट होती है उसको चेक करना, रिकॉर्ड करना, एंड देन ये पता लगाना कि हमारी इंटरवेंशन जो है वो भाई इफेक्टिव है कि नहीं, सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, तो हम उसको आगे फर्दर कैरी आउट करते हैं, और अगर नहीं तो फिर हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशंस हो गई हैं, ये मैंने मेन मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं एंड समझा भी दिया आपको। आई होप आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छे से, ठीक। सो नाउ लेट्स सी कि अब हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है, यस। क्या था क्वेश्चन हमारा? ये था, इसमें हमने फोकस कर लिया है, ठीक है, फोकस हो गया, गोल्स भी कर लिए हैं, अजम्पशंस भी कर लिए हैं बिहेवियरल असेसमेंट के। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, elucidate the fallacies and pitfalls of psychological testing and assessment, यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट में क्या कमियां हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या फ्लॉज हैं, वो हमें बताने हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट नाउ। Okay, so now we are on 12. Okay, so now we are on question number 2. Okay, question number 2 we are solving। इसमें क्या पूछा हमसे कि व्हाट आर द पॉलिसीज एंड पिटफॉल्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड असेसमेंट, ठीक है। पॉलिसीज एंड पिटफॉल्स, ठीक। अब कोई भी हम टेस्ट यूज करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, किसी डिसऑर्डर के असेसमेंट के लिए हम कोई भी टेस्ट यूज करते हैं, तो उसमें प्रोसेस में या किसी के ऑब्जर्वेशन में या कुछ वैलिडिटी वगैरह एस्टेब्लिश करने में, इनमें से किसी भी चीज़ में जो है इशू आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो हमारे जो रिजल्ट होगा असेसमेंट का रिजल्ट जो होगा उस पर उस चीज़ का असर पड़ेगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली अगर उस पर असर पड़ा, वो रिजल्ट ठीक नहीं आया, तो जो हमारी ट्रीटमेंट होगी, जो इंटरवेंशन होगी, वो भी सही डायरेक्शन में ऑफकोर्स नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इन पॉलिसीज एंड पिटफॉल्स को समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो जो मेन पॉलिसीज एंड पिटफॉल्स हैं एज पर योर सिलेबस, आज हम वो करने वाले हैं यहाँ पे कवर, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज
टोटल 10 आपकी बुक में है, वो हम करेंगे। मिसमैच्ड वैलिडिटी, ठीक है, यानी कि किसी भी असेसमेंट की स्केल की, किसी भी असेसमेंट स्केल की, या किसी भी असेसमेंट क्वेश्चनेयर की, टूल की, वॉट एवर यू कॉल इट, उसमें टेस्टिंग टेक्निक की, उसमें अगर तो वैलिडिटी मिसमैच है तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब किसी भी स्केल को वैलिड हम कुछ चीज़ों के आधार पे करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए वैलिड है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वैलिड है, ठीक है, ये पर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए वैलिड है। इस टाइप से हम वैलिडिटी डिसाइड करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि अगर वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन या सिचुएशन के लिए वो स्केल वैलिड है तो वो किसी दूसरी पॉपुलेशन के लिए भी वैलिड होगा, राइट। अब बहुत सारी पॉपुलेशन, जैसे सपोज करो कोई स्केल बना जो अमेरिका की पॉपुलेशन के लिए बना हुआ है असेस करने के लिए कुछ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सेम स्केल हम इंडिया में यूज़ करें अपनी पॉपुलेशन के लिए, है ना। तो इस तरीके से अगर हम जो एक जगह वैलिडिटी स्थापित की गई है, अगर हम उसको दूसरी किसी पॉपुलेशन में या दूसरे सर्कमस्टेंसेज में यूज कर लेते हैं तो वो वैलिडिटी का मिसमैच हो जाता है, ठीक है। सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वैलिडिटी जहाँ की बताई गई है उस पर्टिकुलर असेसमेंट को वहीं यूज किया जाए, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट होता है वो सही नहीं आएगा फिर, ठीक। सो इसमें क्या क्या है कि आपकी पॉपुलेशन मैंने बताया, मेन तो पॉपुलेशन, टास्क, सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, इनको मिसमैच नहीं करना चाहिए। देन आता है नेक्स्ट आपका कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस का मतलब क्या होता है, देखो नाम से देखो, बायस का मतलब क्या होता है कि भाई किसी की भी तरफदारी लेना, है ना। एंड कंफर्मेशन का मतलब कि भाई मैं तो कंफर्म हूँ, है ना, मैं श्योर हूँ कि मैं इस चीज को फेवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कंफर्मेशन बायस। अब ये कंफर्मेशन बायस कब आता है, जब कोई थेरेपिस्ट, कोई असेसर, कोई भी साइकोलॉजिस्ट कोई किसी टूल पे काम कर रहा होता है, ठीक है। एंड सपोज करो कि उसने ऐसे पास में बहुत सारे किसी पर्टिकुलर जो भी स्केल पे काम कर रहा है वो, उसने पास में बहुत सारे उस पे काम किए हैं, ठीक है, बहुत बारी असेसमेंट ली है लोगों की। एंड उसने देखा है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के लोग जो इस टाइप के हैं उनका रिजल्ट हमेशा ही ऐसे आता है, ठीक है। एक तरीके से उसने ये अपना बिलीफ बना लिया, ठीक है, एक्सपेक्टेशन बना ली कि ऐसे जो पर्टिकुलर लोग होंगे उनका रिजल्ट ऐसे ही आएगा, ठीक है। सब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला कि मुझे कुछ एंजाइटी का इशू है, ठीक है। अब उसका वो टेस्ट कर रहा है, ठीक। अब उसने देखा कि एंजाइटी का जिसका इशू है, तो किसी किसी केस में उसने देखा कि लोगों के फिजियोलॉजिकल इश्यूज अपीयर होते हैं, ठीक है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, या उनके बीपी का इशू आ जाता है, ठीक है। अब उसने सपोज करो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जिनको बहुत हाई लेवल की सीवियर एंजाइटी है, उनको हाई बीपी रहता है, ठीक। तो ये उस पर्सन ने, उस साइकोलॉजिस्ट ने इस टाइम पे क्या है, एक कंफर्मेशन बायस बना लिया कि अब वो यही मानेगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी जाएगा कि हाँ इसको हाई बीपी हो रहा है तो इसकी हाई एंजाइटी आएगी ही आएगी, राइट। कि यानी कि जो आप बहुत टाइम से अगर कोई एक चीज अगर देखते आ रहे हैं तो आप उसमें एक्सेप्शन सीख ही नहीं करते, आप एक्सेप्शन को एक्सेप्ट नहीं करते या सोचते ही नहीं कि कुछ और एक्सेप्शनल हो भी सकता है। आप उसी चीज को जो है एक कंफर्म तरीके से, एक श्योर बिलीफ की तरह जो है मानने लग जाते हैं। एंड लॉजिक्स जो है वहाँ पे ये कम पड़ जाते हैं, लॉजिक्स की फॉलेसी हो जाती है, और आप जल्दबाजी में जो है जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को कि भाई ये होगा तो ये भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कंफर्मेशन बायस होता है, ठीक। इसमें क्या इन्वॉल्व हो जाता है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है इट इज कंसिस्टेंट विद आवर एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक। एनी इंफॉर्मेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है,
जो हम मानने लग जाते हैं, जैसे उसने किसी साइकोलॉजिस्ट जो मैंने एग्जांपल दिया, उसने शुरू शुरू में देखा ऐसा हुआ तो वो उसका बिलीव बन गया, एंड बाद में उसने देखा तो सेम चीज अगर रिपीट होती गई तो वो उसके प्रति कंफर्मेशन बायस क्रिएट कर लेगा कि हाँ ऐसे तो ऐसे ही होता है। फिर नेक्स्ट टाइम वो कभी भी इस चीज को इम्पोर्टेंस ही नहीं देगा कि हाँ कोई और इशू भी हो सकता है या हो भी सकता है डिफरेंट तरीके की कोई और सिचुएशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या होता है, लॉजिकल फॉलेसी आ जाती है। फॉलेसी मतलब त्रुटि, ठीक है, गलती। लॉजिकल फॉलेसी आ जाती है ऑफ हेस्टी, जल्दबाजी में जनरलाइजेशन करने की। ठीक, ये हो गया हमारा कंफर्मेशन बायस। नेक्स्ट है हमारा कंफ्यूजिंग रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी। कंफ्यूजिंग रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो जो भी रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब नाम से पता चल रहा है, रेट्रो मतलब पुराना यानी कि पास्ट। ठीक है, या तो प्रेजेंट कंडीशन या पास्ट की चीज इसमें आएगी। प्रिडिक्टिव मतलब फ्यूचर रिलेटेड। ठीक है, इसमें पास्ट में, पास्ट में क्या, डायग्नोसिस। ठीक है, मेन इसका कीवर्ड ये है, पास्ट में डायग्नोसिस हुआ होता है, यहाँ पे फ्यूचर डायग्नोसिस की बात चल रही होती है। ठीक है, अब कुछ स्केल्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास्ट डायग्नोसिस से को के रिजल्ट्स को जो है सही प्रूव करते हैं। ठीक है, एंड कुछ स्केल्स ऐसे होते हैं हमारे जो कि हमारे फ्यूचर डायग्नोसिस को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक, अब जैसे कि अगर सपोज करो किसी का पास्ट में डायग्नोसिस हुआ है कि उसको डिप्रेशन है। ठीक है, अब कोई उसका आज प्रेजेंट डेट में उसका कोई असेसमेंट कर रहा है। ठीक है, एंड देन उसके जो रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है, वो रिजल्ट बोलता है कि हाँ इसको जो पास्ट में डायग्नोसिस किया गया था डिप्रेशन था वो, या फिर प्रेजेंट में जो डिप्रेशन है, प्रेजेंट कंडीशन में जो रिजल्ट है डायग्नोसिस का जो कि डिप्रेशन है वो सही है, क्योंकि इसके असेसमेंट में भी डिप्रेशन ही निकल के आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया एक कंडीशन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, एक दूसरे टाइप का टेस्ट होगा जिसमें कि आपके पास कोई भी प्रेजेंट या प्रीवियस डायग्नोसिस अवेलेबल नहीं है। आप असेसमेंट लेंगे एंड असेसमेंट के आधार पे आप बोलेंगे कि इस पर्सन को फ्यूचर में लाइक आफ्टर फ्यू मंथ्स डिप्रेशन होने की संभावना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिडिक्टिव टाइप के असेसमेंट टूल्स का काम, ये हो गया रेट्रोस्पेक्टिव टाइप के असेसमेंट टूल्स का काम। अब इसमें क्या होता है कि अगर गलती से किसी ने रेट्रोस्पेक्टिव को यूज कर लिया फॉर प्रिडिक्टिंग तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, या किसी ने प्रिडिक्टिव को यूज कर लिया फॉर टेलिंग की रिट्रोस्पेक्टिव चीज क्या है, क्या डायग्नोसिस है, तो इस चीज में जो अगर इनमें कंफ्यूज हो गया साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट के दौरान, तो फिर जो एक्यूरेसी है रिजल्ट की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट्स। ठीक है, ये जो हमारे जो टेस्ट होते हैं ये पूरे के पूरे स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। ठीक है, कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें ये टेस्ट परफॉर्म करना है और किस इंस्ट्रक्शन के साथ करना है, किन लोगों पे करना है। ठीक है, क्या क्या कैसे एनवायरनमेंट में करना है, वो सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। एंड अगर उसमें से हमने कुछ भी चेंज किया तो उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है उस पर इम्पैक्ट आएगा, एंड अगेन जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सही नहीं होगा। ठीक, तो स्टैंडर्डाइजेशन पे इम्पैक्ट कैसे कैसे आ सकता है
ये किसी भी साइकोलॉजिस्ट को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो एक तो आ सकता है कि अगर इंस्ट्रक्शंस चेंज कर दे तो ठीक है। टेस्ट की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती है ना कि आपको जैसे इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि 1 to 5 में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 1 मीन्स लो, 5 मीन्स हाई, ठीक है, या कुछ और कंडीशंस दी होती हैं। तो उसके हिसाब से जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी कंडीशंस हैं, उसको हमें चेंज नहीं करना है। अगर चेंज कर दिया तो स्टैंडर्डाइजेशन में इशू आ जाएगा। ठीक है, हाउ इट कैन हैपन, चेंजिंग द इंस्ट्रक्शंस, या फिर टेस्ट आइटम ही बदल दिए, जैसे कि क्वेश्चन ही बदल दिया, है ना, कुछ करना था उसमें, कुछ क्वेश्चन था उसको चेंज कर दिया। हमने सोचा कि शायद इसका मतलब सेम होगा, लेकिन नहीं, हमें इवन सिमिलर साउंड करने वाले क्वेश्चन भी नहीं डालना है। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में क्वेश्चन दिया एज इट इज दैट हैज टू बी देयर। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, सिचुएशनल फैक्टर्स आ सकते हैं कुछ। ठीक है, तीसरा मतलब कि सिचुएशनल फैक्टर्स में क्या हो सकता है कि सपोज करो कि किसी को चश्मा लगा है एंड वो रीडिंग क्लासेस ही नहीं लाया। ठीक है, तो अगर उसके पास रीडिंग क्लासेस नहीं है, चश्मा नहीं है पढ़ने का, तो ये गलत तरीके से वो हो सकता है उसको इशू आए पढ़ने में और ये सब करने में। ठीक, या अगर किसी ने कोल्ड की मेडिकेशन ली हुई है ना, जैसे हमें जुकाम वगैरह कुछ हो जाता है, तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा ऐसे नींद सी फील आने लग जाती है ना, ड्राउजी से हो जाते हैं। तो कोल्ड मेडिकेशन की वजह से जो है हमारे कॉग्निटिव फंक्शनिंग में, अलर्टनेस में और इन सब चीज़ों में इशू आता है, तो तब भी हम टेस्ट को सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये भी स्टैंडर्डाइजेशन में आता है टेस्ट के, कि इंसान जो है पूरे होशो आवाज में ढंग से परफॉर्म कर रहा है उस टेस्ट को। ठीक है, तो देन कोल्ड मेडिकेशन का इशू हो सकता है, या फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई हो सपोज, उसकी वजह से इंसान बहुत डिस्टर्ब हो, है ना, तब भी वो नहीं कर पाएगा ढंग से परफॉर्म। एंड और क्या हो सकता है कि अगर नींद पूरी नहीं हुई है, ठीक है, लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी, सपोज करो एक रात पहले वो टेस्ट देने जिस दिन आया उससे एक रात पहले उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई है, तो वो उसकी वजह से भी that person will not be completely fit to attempt that test, है ना। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा इग्नोरिंग द इफेक्ट्स ऑफ लो बेस रेट्स। कितने हो गए थे, 4 हो गए थे ना। फिफ्थ वन इज इग्नोरिंग द इफेक्ट्स ऑफ लो बेस रेट्स। ठीक है, यानी कि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट के दौरान जो लो बेस रेट्स आते हैं उनको इग्नोर कर देंगे, तो फिर अगेन फिर से जो असेसमेंट होगी वो ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो अब बेस रेट क्या होता है, बेस रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की संभावना होना, कितने प्रतिशत किसी भी चीज़ की संभावना है इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, वो होता है बेस रेट। लो बेस रेट मतलब लो, ठीक है, उसकी लो प्रोबेबिलिटी होना, है ना। अगर सपोज करो 1000 लोगों की कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें मैं ये कहूँ कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने प्रतिशत लोगों को जो है स्किज़ोफ्रेनिया है, तो ये हम स्किज़ोफ्रेनिया का बेस रेट निकालने वाले हैं। ठीक है, अब अगर ये कहें फाइंड आउट करने के बाद ये पता चलता है कि सिर्फ 1% या फिर 0.05% की जो है पॉपुलेशन को उसमें से स्किज़ोफ्रेनिया है, तो वो हो गया लो बेस रेट। ठीक है, किसी भी चीज़ की बहुत रेयर प्रेजेंस होना कहलाता है लो बेस रेट। ठीक है, अब लो बेस रेट कैसे इशू क्रिएट करता है, इसको हमारे असेसमेंट के स्किल्स के थ्रू। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वही जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि लो बेस रेट का मतलब सबसे पहली बात तो रेयर प्रेजेंस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, रेयर प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। किसी भी करेक्ट, ये रेयर प्रेजेंस हो सकती है, किसी करेक्टरिस्टिक की हो सकती है, किसी डिसऑर्डर की हो सकती है। ठीक है, जो भी हमें चेक करना है या इवेल्युएट करना है, करेक्टरिस्टिक हो सकता है,
ट्रेट हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, जो भी इवेल्युएट करना है उसकी जो है रेयर प्रेजेंस कहलाती है लो बेस रेट किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, ठीक। अब फॉर एग्जांपल कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने किसी साइकोलॉजिस्ट को काम दिया है कि भाई हमारे पास ये 5,000 कैंडिडेट हैं, ठीक है, 5,000 कैंडिडेट्स हैं जो जुडिशियल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अब हमें इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑनेस्ट हैं, ठीक है, ये उससे पूछा है किसी साइकोलॉजिस्ट से। अब इन्होंने क्या बोला है साथ में कि संभावना ये है कि 500 में से एक बंदा हो सकता है जो कि ऑनेस्ट हो एंड सॉरी जो कि डिसऑनेस्ट हो, ठीक है। तो ये उनको फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि आप हमें बताओ कि 5,000 जो जुडिशियल कैंडिडेट्स हैं उनमें से कितने जो हैं वो डिसऑनेस्ट हैं, ठीक। अब जो प्रेजेंस है वो इन्होंने हाइपोथेटिकल उसको बताइए कि 500 में से एक हो सकता है, यानी कि जो बेस रेट है वो काफी लो है ना, 500 में से एक है, तो इसका मतलब 5,000 में से कितना होगा, 10 ही लोग होंगे जो कि डिसऑनेस्ट होंगे, ठीक है। ये उनको उन्होंने हाइपोथेटिकली बता दिया कि 10 लोग होंगे जो कि डिसऑनेस्ट होंगे एंड बाकी 4,990 लोग जो होंगे वो होंगे ऑनेस्ट, ठीक है। अब लेकिन ये 10 लोग हैं कौन, ये पता लगाने के लिए उन्होंने किसी साइकोलॉजिस्ट को ये काम दिया, ठीक है। अब वो जो साइकोलॉजिस्ट आते हैं उनके पास सपोज करो एक असेसमेंट स्केल है, ठीक है, असेसमेंट टूल है उनके पास कोई, ठीक है, असेसमेंट टूल है जो कि देता है सिर्फ 90% की एक्यूरेसी, ठीक है। अब अगर तो सपोज करो कि ये 500 में से 300-400 लोग होते जो कि डिसऑनेस्टी कैटेगरी में आते, तब तो 90% की एक्यूरेसी के हिसाब से हमें फिर भी थोड़ा बहुत सही डेटा मिलता। लेकिन अब 5,000 लोगों में से सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जो कि डिसऑनेस्ट हैं एंड इनके पास साइकोलॉजिस्ट के पास टूल है जो कि 90% की एक्यूरेसी देता है। तो 10 में से कितने लोगों को ये सही बता पाएगा, अगर 10 लोग डिसऑनेस्ट हैं तो उसमें से 90% की एक्यूरेसी अगर हम लगाएंगे तो कितने 9 लोगों को ये सही सही बता पाएगा कि ये डिसऑनेस्ट हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान ऐसा हो जाएगा जिसको कि ये गलत बताएगा, ठीक है। एंड 4,990 ऑनेस्ट लोगों में से अगर यहाँ पे हम देखें तो 90% की एक्यूरेसी है एंड 10% की क्या है, इनएक्यूरेसी। तो इतने लोगों में से कितने लोगों को इनएक्यूरेट बता देगा, इसका जो 10% आएगा, ठीक है, यानी कि 499 लोगों को इनएक्यूरेट तरीके से ये डिसऑनेस्ट बता देगा जो कि एक्चुअली में ऑनेस्ट होंगे, ठीक। और यहाँ पे एक ऑनेस्ट बंदे को डिसऑनेस्ट बता देगा, ठीक है, और यहाँ पे 499 ऑनेस्ट बंदों को डिसऑनेस्ट बता देगा, ठीक। तो टोटल डिसऑनेस्ट कितने लोगों को बता देगा ये इस पॉपुलेशन में से, 499 प्लस 9 लोगों को, यानी कि 508, ठीक। 508 बारी ये लोगों को डिसऑनेस्ट बताएगा, लेकिन उनमें से जो करेक्ट होंगे वो सिर्फ 9 टाइम्स ही होंगे, ठीक है, क्योंकि 10 का जो 90% है वो 9 है, 9 की 90% की एक्यूरेसी है, तो 508 बारी वो बताएगा डिसऑनेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन उसमें से सिर्फ 9 टाइम्स ही जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो अब कहाँ 508 एंड कहाँ 9, तो इस तरीके से जो है इनएक्यूरेसी के चांस बढ़ जाते हैं जब हमारा लो बेस रेट होता है, यानी कि जब किसी भी चीज जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो अगर रेयर प्रेजेंट है किसी भी पॉपुलेशन में, तो हमारा रिजल्ट जो है वो इनएक्यूरेट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसमें फॉलेसी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज misinterpreting dual high base rates.
हाई बेस रेट्स। ठीक है, आई होप अभी तक बेस रेट तो समझ आ ही गया है हम लोगों को, है ना। अब हाई बेस रेट का मतलब क्या होगा, जब कोई चीज ज्यादा मात्रा में हो। लो बेस रेट क्या थे, जिसमें कि रेयर वाली चीज थी। हाई बेस रेट में क्या होगा आपका, जिसकी की संभावना सबसे ज्यादा हो। एंड ड्यूअल का मतलब दो, यानी कि कोई दो ऐसे ट्रेट, दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या दो ऐसी कोई सिचुएशंस हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में उस टाइम पे, तो उसको हम कहेंगे ड्यूअल हाई बेस रेट। ठीक है, मिस इंटरप्रेटिंग यानी कि उन दो ऐसी कोई दो चीजें जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है किसी पॉपुलेशन में, अगर उनको गलत तरीके से किसी ने इंटरप्रेट कर लिया, किसी साइकोलॉजिस्ट ने, तो जो है असेसमेंट में फॉलेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इसमें एग्जाम्पल क्या है कि एक साइकोलॉजिस्ट को किसी एक कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर में भेजा जाता है जहाँ पे कि बहुत सीवियर तरीके का अर्थक्वेक आया। ठीक है, वहाँ वो साइकोलॉजिस्ट कुछ ऑब्जर्वेशंस करता है। ठीक है, वहाँ पे उसको जो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर होता है वहाँ पे टोटल 200 लोग आए होते हैं। ठीक है, अब वो वहाँ पे क्या नोटिस करता है कि सपोज करो ये है एक रिलीजन आर। ठीक है, अब ये क्या नोटिस करता है इसमें कि यहाँ पे है पर्सन हु केम फॉर द हेल्प। ठीक है, पीपल मैं यहाँ लिख देती हूँ जो कि हेल्प के लिए आए होते हैं उस कैंप में। अब 200 में से वो रिकॉर्ड्स चेक करता है, वो ये फाइंड आउट करता है कि 200 में से 162 जो लोग हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के हैं, एक पर्टिकुलर फेथ के हैं, आर के। ठीक है, एंड उनको जो है पीटीएसडी हुआ है ड्यू टू अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक के बाद उनको पीटीएसडी हो गया। ठीक है, थोड़ा सही से नहीं बनाइए, एनीवे समझ आ जाएगा आपको। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अर्थक्वेक की वजह से नहीं, बिना अर्थक्वेक के ही वहां पे आए हुए हैं। ठीक है, अर्थक्वेक की कंडीशन के बिना वहां पे वो आए हैं। अनरिलेटेड टू अर्थक्वेक है, मतलब कि उनको सर्विस चाहिए अदर देन अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक के मेंटल हेल्थ सर्विस के लिए आए हैं लेकिन अदर देन अर्थक्वेक, तो यहाँ पे हम अदर देन अर्थक्वेक के लिए कुछ और लिख लेते हैं, अदर्स लिख लेते हैं। ठीक है, अदर्स, अदर रीजन के लिए वो वहां पे आए हैं। ये कुछ कंडीशंस हैं। तो अब 200 में से 162 लोग ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं एंड उनको पीटीएसडी हुआ है ड्यू टू अर्थक्वेक। ठीक है, अब 18 लोग ऐसे हैं जो कि इसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो पीटीएसडी के लिए नहीं आए हैं उस सेंटर में, वो आए हैं किसी अदर रीजन से। ठीक है, नेक्स्ट कुछ 18 लोग ऐसे हैं जो कि इस रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी वो आए हैं पीटीएसडी अर्थक्वेक की वजह से होने के लिए। ठीक है, एंड लास्ट में 2 लोग बचे। ये 2 लोग कौन है, ये 2 लोग भी इस रिलीजन से बिलोंग नहीं करते एंड ये आए हैं अदर रीजंस के लिए। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसमें देखें तो एक पर्टिकुलर रिलीजन से कितने लोग बिलोंग करते हैं, इतने लोग। ठीक है, 162 प्लस 18, ठीक है, 180 लोग। है ना, एंड कितने लोग पीटीएसडी अर्थक्वेक की वजह से आए हैं, एक ये आया है, कितना हो गया 162, एक यहाँ पे आया है यानी कि 18, अगेन इट इज 180। ठीक है, पर्टिकुलर रिलीजन वाले 180 हैं, पर्टिकुलर
पीटीएसडी के लिए जो आए हैं ड्यू टू अर्थक्वेक वो भी 180 हैं, ठीक है। 180 200 का कितना परसेंट हुआ, इट इज 90%, ठीक। यानी कि 90% लोग पीटीएसडी होने की वजह से आए हैं ड्यू टू अर्थक्वेक, एंड 90% जो लोग आए हैं वो सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो 90% किसी भी पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा मात्रा में हुई वो चीज, ठीक है, यानी कि रेयर नहीं है वो चीज, बिल्कुल भी हाई बेस रेट है। तो यहाँ पे 200 में इसको दो हाई बेस रेट मिले हैं साइकोलॉजिस्ट को। एक तो एक पर्टिकुलर रिलीजन मिला है बेस रेट जिसका हाई है पर्टिकुलर रिलीजन, और एक मिला है पीटीएसडी अर्थक्वेक की वजह से। तो वो क्या करेगा ना, यहाँ पे एक मिस इंटरप्रेट कर लेगा चीजों को कि या तो ये जो पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं ना ये बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है टू पीटीएसडी, ठीक है। या फिर वो कुछ और कंक्लूजन निकाल सकता है कि ये जो पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं ये पीटीएसडी के ट्रीटमेंट के लिए आसानी से अप्रोच कर लेते हैं सेंटर्स को, ठीक है। कुछ भी मिस इंटरप्रेट कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में जो है इनका बेस रेट आ रहा है, हाई बेस रेट आ रहे हैं, दोनों चीजें 90% है, तो आपस में इनका कुछ ना कुछ कोरिलेशन निकालने की कोशिश कर सकता है, मिस इंटरप्रेट कर सकता है, हालांकि ये इन दोनों में कोई भी कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। दीज टू थिंग्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। कोई रिलीजन डिटरमाइन नहीं करता कि कोई फेथ में अगर आपका बिलीफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि अर्थक्वेक आएगा तो उसकी वजह से आपको पीटीएसडी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि इनका बेस रेट हाई है तो इस चीज की वजह से मिस इंटरप्रिटेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा है, एंड देन इनएक्यूरेसी आने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज परफेक्ट कंडीशंस फॉलेसी। ओके, सो परफेक्ट कंडीशन फॉलेसी का मतलब क्या है कि जब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सारी कंडीशंस एकदम परफेक्ट हैं, ठीक है। और ये हम कब अज्यूम कर लेते हैं, जनरली जब हम बहुत किसी भी जल्दी में होते हैं, जल्दबाजी में जब हम होते हैं तो हमें सोचते हैं कि हाँ बस सब सही है, ऑल इज वेल एंड सब कंडीशंस परफेक्ट हैं, चलो फटाफट से जो है असेसमेंट कंडक्ट कर दो, ठीक है। जब हम बहुत हेस्ट में होते हैं तो इससे क्या कंडीशंस अराइज हो सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे हमने स्टैंडर्डाइजेशन वाले पॉइंट में किया था कि स्टैंडर्डाइजेशन पे इम्पैक्ट आ सकता है। सपोज करो जल्दबाजी के चक्कर में हमने ये ध्यान नहीं दिया कि जो पर्सन आया है टेस्ट करने के लिए क्या वो इस कंडीशन में भी है कि वो स्टैंडर्डाइज तरीके से टेस्ट परफॉर्म कर सके, क्या वो अपने ग्लासेस तो नहीं भूल गया है, क्या उसकी नींद पूरी नहीं हुई होगी, ऐसा तो नहीं है, या उसने की कोई मेडिकेशन चल रही होगी, या किसी वो ग्रीफ से गुजर रहा है रिसेंटली। तो इस टाइप की चीज़ों में अगर हमारा हम इग्नोर कर देते हैं ड्यू टू आवर हेस्टनेस तो और सोचते हैं कि सब कंडीशंस परफेक्ट हैं, तो ये पॉलिसीज क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। आई होप इट वाज प्रीटी इजी। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल बायस। ओके, फाइनेंशियल बायस का मतलब क्या होता है कि फाइनेंस की वजह से यानी किसी प्रकार की फीस की वजह से जो है बायस आ सकता है, ठीक है। वैसे मतलब ये एक बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छा अमाउंट, अच्छी फीस ऑफर हो रही होगी तो आप उस चीज़ के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेंगे, राइट। तो इस चीज़ की वजह से बायसनेस आ सकती है। तो इसलिए ये फाइनेंशियल बायस में कि कोई रिमूव करने के लिए या ये फाइनेंशियल बायस ना हो इसके लिए एक स्पेशल प्रोहिबिशन है, गाइडलाइंस हैं फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट स्पेशली कि दे कैन नॉट टेक कंटिंजेंट फीस, ठीक है। कंटिंजेंट फीस क्या होती है, कंटिंजेंट फीस आपकी जैसे कोर्ट वगैरह में सपोज किसी ने कोई लॉयर हायर कर रखा है, ठीक है, एंड वो उसको एक कंटिंजेंट फीस देता है कि भाई आपने अगर मेरा केस जीत लिया तो मैं आपको एक्स अमाउंट की फीस दूंगा, ठीक है। तो ऐसे में लॉयर की क्या टेंडेंसी रहेगी कि वो किसी भी हाल में उस इंसान का केस जीते, ठीक है।
अब चाहे वो उसको फॉल्स तरीके से रिप्रेजेंट करे या कैसे भी करे, दैट इज इमटेरियल टू दैट लॉयर, ठीक है। अगर यही सेम चीज कंटिजेंट फीस अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को मिलेगी या किसी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को मिलेगी, तो क्या वो सही चीज रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए कंटिजेंट फीस जो है इट इज प्रोहिबिटेड एज पर द गाइडलाइंस, ठीक है। ताकि जब कोर्ट में कोई हियरिंग हो या कहीं पे भी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के आगे किसी साइकोलॉजिस्ट को अपनी फाइंडिंग्स प्रेजेंट करनी हो अबाउट थर्ड पार्टी की इस पर्टिकुलर पर्सन को, सपोज कोई डिसऑर्डर है या नहीं है, या इसकी मेंटल कंडीशन कैसी है अभी, तो इस टाइप की जो फाइंडिंग्स जब शेयर करनी होती हैं, तो उसको किसी भी प्रकार का जो है लालच या लोभ ना हो कि मुझे इस टाइप की फीस या इतना अमाउंट मुझे मिलेगा अगर मैंने इसके हक में कुछ रिपोर्ट प्रेजेंट की, तो ठीक है। तो इस फाइनेंशियल बायस जो है ये like a human nature it could be there, and that's why it is prohibited by certain guidelines, and for example contingent fees is not allowed to be paid to a psychologist, ठीक है। Then is ignoring effects of audio recording, video recording, or the presence of third party observers. Audio recordings, video recording, or the presence of third party observers, ठीक है। ओके, सो अगर ignoring effects of audio recording, video recording, or the presence of थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अगर किसी का हम टेस्ट ले रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट किसी का ले रहे हैं, ठीक है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल या कोई भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट चल रहा है किसी पर्सन का, एंड अगर उसको कोई थर्ड पार्टी पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि अदर देन द साइकोलॉजिस्ट जिसको कि ऑब्जर्व करना है, उसके अलावा भी कोई और है थर्ड पर्सन जो ऑब्जर्व कर रहा है, मे बी ड्यू टू लीगल रिक्वायरमेंट्स, या फिर उस जो क्लाइंट है उसके असेसमेंट को कैमरा के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी, या जो वो जवाब दे रहा है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ऐसे केसेस में संभावना है कि इंसान जो है जिसकी भी ये हो रही है दैट क्लाइंट, वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है, एंड उसकी जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है उस पर भी इशू आ सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एंड इसे ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि इन चीज़ों की प्रेजेंस की वजह से जो है अगेन जो असेसमेंट के रिजल्ट्स हैं दे कुड बी इम्पैक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट इज अनसर्टेन गेट कीपिंग। ओके, इसमें गेट कीपिंग का क्या मतलब है? गार्ड करना, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है उसको गार्ड करना। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनकी जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको गार्ड करके रखें, या पर्सनल इंफॉर्मेशन है या असेसमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गार्ड करके रखें, एंड यानी कि उसको कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें आ जाएगी, आपकी सिक्योरिटी इसमें आ जाएगी, ठीक है। एंड इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो क्लाइंट को पहले से ही क्लाइंट का कंसेंट ले लें कि अगर कौन कौन सी चीज़ है जो कि वो रिपोर्ट जो हो गई, ये डॉक्यूमेंटेशन जो हो गया, वो किस किस के साथ शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो पहले से ही कंसेंट ले लेना चाहिए, एंड देन जो भी प्रोमिस किए हों उसको गेट कीप करना चाहिए, ठीक है। एंड किसी किसी सर्टेन केसेस में, जैसे लीगल एथिकल केसेस में, किसी रिक्वायरमेंट के तहत उनको हो सकता है कि वो चीज़ रिवील भी करनी पड़े, ठीक है। तो ये
उनको फॉलो करना चाहिए गेट कीपिंग को। एंड इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका कि एक तो क्या प्लान है असेसमेंट का, ठीक है, प्लान ऑफ असेसमेंट, क्लियरली बताना है क्लाइंट को कि क्या प्लान है आपकी असेसमेंट का, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होता है, अगर वो सपोज किसी फॉर्म में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उन वो डायरेक्टली उन तक आता है कि आप सिंपली इनका असेसमेंट ले लीजिए, ठीक है। तो हो सकता है कि साइकोलॉजिस्ट ने खुद इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं की हो कि क्यों असेसमेंट लेना है, क्या पर्पस है। तो ये सबसे पहले उनका काम बनता है कि वो पहले खुद अवेयर हो कि क्या रीज़न है, क्यों ली जा रही है असेसमेंट, एंड देन वो पूरा असेसमेंट का प्लान जो है वो बताएं, ठीक है, क्लाइंट को। एंड देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, क्लाइंट से, एंड इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल, ठीक है, कि क्या क्या उसमें है और क्या क्या वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। एंड होम विल यू शेयर द असेसमेंट रिपोर्ट, with whom the assessment report will be shared। ये सब जो है क्लाइंट को बताया जाना चाहिए। कोई इंफॉर्मेशन या कुछ इस टाइप की डिसीजन मेकिंग जो चीज़ है वो इंडिविजुअल की विद होल्ड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बतानी चाहिए। अदरवाइज इस तरीके से अगर ये गेट कीपिंग का पार्ट है, अगर इस तरीके से गेट कीपिंग नहीं हुई तो भी जो है फॉलिसिस के चांसेस रहते हैं। एंड ये जो गेट कीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद इन अ फ्रेमवर्क, ये जैसे डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस कोड्स के द्वारा लागू की जाती हैं, ठीक है, हर कंट्री में शिन कोड्स, कॉन्टेक्स्ट, इन सब के द्वारा जो है लागू की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि एक है हिपा विच इज़ अमेरिकन एक्ट, ठीक है। इट इज़ फॉर द कॉन्फिडेंट मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी, प्राइवेसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ये वहाँ पे एक एक्ट है, ठीक है, विच इज़ हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, ठीक है। इसी तरह हमारी कंट्री में भी जैसे मेंटल हेल्थ एक्ट है, एंड बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें कि क्लाइंट्स के राइट्स को जो है प्रिजर्व किया गया है। एंड गाइडलाइंस हैं कि आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें, सब गाइडलाइंस अवेलेबल होती हैं हर कंट्री में, हर स्टेट में अपने रिक्वायरमेंट्स के आधार पे, ठीक है। तो ये सब स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं। अगर इनमें कोई इशू आ रहा है, इनमें हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अगेन इट कैन इम्पैक्ट आवर असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड कैन लीड टू pitfalls and policies, ठीक है। सो दिस इज ओवर नाउ। नाउ वी कैन सी कि हमारा ये वाला क्वेश्चन, ओके, हमने पॉलिसीज एंड पिटफॉल्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग असेसमेंट कर लिया है। इसमें हमने टोटल 10 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, राइट। ओके, सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। लास्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई थी, तो आई एम नॉट श्योर कि ज़्यादा लेंदी वीडियो हेल्पफुल रहेंगी या नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे जल्दी ही, और आई होप ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एंड वॉच इट। If you find it helpful, please like it, share it, and subscribe to the channel if you are new here. I see you in the next class with further questions from the same paper. Till then, take care. Bye bye.